सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स की एक खास सेगमेंट जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। जी हां, इसमें हम बात करते हैं सोमवार से शनिवार तक जो आप डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखते हैं उनमें जो खबरें ली गई हैं जो कि प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उनसे बनने वाले कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। स्वाभाविक है, अगर आप हमारे साथ यहां पर प्रयास आप करते हैं तो आपका ना सिर्फ ह्यूमन एरर का जो प्रॉब्लम होती है वह दूर होगी, बल्कि आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप प्री के एग्जाम हॉल में बहुत अच्छे तरीके से मुस्कुराहट के साथ आप प्रश्नों को टेकल कर पाएंगे, क्योंकि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भी ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे हफ्ते भर के वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, समझा होगा, कुछ नोट्स भी बनाए होंगे और अब आपके सामने मैं प्रश्न रख रहा हूं तो आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न गलत हुए। बाकी जितने भी होंगे वो मैं सही मान लूंगा, तो गलत प्रश्नों की हमें संख्या आप हमें बता सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि अगर आज पूरे क्वेश्चंस में से 2 प्रश्न गलत हुए हों तो अगले हफ्ते जब ऐसा वीडियो आपके सामने आए तो एक भी प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि हमारे लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसा कि आपको पता है, इस समय हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए प्रारंभिक परीक्षा भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आइए हम जर्नी स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक चीज़ और मैं कंफर्म कर दूं, और मेरी गुजारिश भी है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि ये सभी जो प्रश्न बने हैं वो उसी वीडियो से बने हैं जो आप हफ्ते भर में देखते चले आ रहे हैं। तो जो भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो तो उसकी व्याख्या और क्या हो सकती है वो तो संबंधित वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा। इससे मुझे ज़्यादा प्रश्न आपके साथ डिस्कस करने में सहूलियत होगी। आइए एक एक करके हम प्रश्नों की जर्नी स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करूंगा जैसे ही प्रश्न आपके स्क्रीन पर आएंगे मैं उत्तर बताऊं उससे पहले आप सही उत्तर खुद बता चुके होंगे अपने आप को, और चेक करते चलिए कि कितने प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी के अधिकांश प्रश्न जो है कि सही हों। चलिए हम बात करते हैं पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्यकूट का आपको परीक्षण करना है। अब देखिए सत्यकूट क्या है। कथन पहला जो है कि पैसे की गतिशीलता का समानुपाती संबंध जीडीपी की ग्रोथ रेट से होता है या जीडीपी की ग्रोथ से होता है। अब आपको पता होगा कि पैसे की गतिशीलता का मतलब क्या होता है और इसमें और जीडीपी की ग्रोथ में समानुपाती संबंध होता है या नहीं होता है। दूसरा कथन है, हाल ही में आरबीआई ने धन या पैसे की गतिशीलता बढ़ाने के लिए RRR में 50 बेसिस पॉइंट की कमी की है। अब आपको पता होगा ये ट्रिपल आर क्या होता है और 50 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है या बढ़ोतरी की गई है। अगला जो कथन है वह है RRR और तरलता में व्युत्क्रमानुपाती जो है कि संबंध होता है। अब आप मुझे इसका आंसर बताइए। आपके पास ऑप्शन है या कि केवल एक जो है कि आपको देखिए यहाँ पर क्या बताना है, सत्य कथनों का कूट चयन करना है, अर्थात कौन सा आपको यह जो विकल्प केवल एक, बी है जो केवल 1 और 2, सी ऑप्शन है आपके पास 1 और 3 और डी है 2 और 3। तो इसमें से आपको क्या लगता है कि कौन कौन से कथन आपके लिए सही हैं? फिर से कथनों को आप देख लीजिए और आंसर आप बता दीजिए। आई होप आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा और इसमें आपको सत्य कथन चुनना है, अर्थात असत्य कथन को क्या करना है, हटा देना है। तो कहीं ना कहीं जो आपका पहला कथन है कि पैसे की गतिशीलता का समानुपाती संबंध जीडीपी की ग्रोथ से होता है, सही बात है। जब हमारे पास, आपके पास, सबके पास पैसा होगा और हम सभी लोग निवेश करेंगे तो क्या होगा, इससे जीडीपी की ग्रोथ बढ़ेगी। वहीं जो RRR है अर्थात इसका रिवर्स रेपो
रेट जो है यह क्या होगा, जब यह कम होगा तो पैसे में जो है कि बाजार में तरलता क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरह से यह ट्रिपल आर जब कम होता है तो बाजार में तरलता क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो यह संबंध जो व्युत्क्रमानुपाती है ये बिल्कुल ठीक बैठता है। इसलिए हमारा जो कथन गलत है वो सिर्फ दो है कि जिसमें लिखा गया है कि ट्रिपल आर में 50 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है। जी नहीं, 25 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है रिवर्स रेपो रेट में। तो अब आपके पास जो आंसर है इसका सही उत्तर जो है वह है आपके पास सी, अर्थात 1 और 3, अर्थात ट्रिपल आर और तरलता में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, ये भी सही है। और साथ ही साथ पहला कथन पैसे की गतिशीलता का समानुपाती संबंध जीडीपी की ग्रोथ से होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा प्रश्न कठिन लगा होगा, लेकिन आपको प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे कठिन प्रश्नों को टैकल करना होता है, इसलिए हमने ये प्रश्न रखा। आइए अगला भी प्रश्न जो है कि वो भी कठिन आपको लग सकता है। आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों के संदर्भ में अब आपको असत्य कथन का परीक्षण करना है। पहला जो ऑप्शन है वो है आरबीआई को उम्मीद है कि उसके द्वारा उठाए गए कदम से उसके पास बैंकों का जो लगभग 7 लाख करोड़ रुपए जमा है उसमें कमी आएगी। यहाँ 7 लाख के बाद करोड़ भी जोड़ लीजिएगा। तो आरबीआई को उम्मीद है कि उसके द्वारा उठाए गए जो कदम है, अब आपको पता होगा कौन से कदम उठाए गए हैं, उससे क्या होगा कि बैंकों ने जो आरबीआई के पास पैसा जमा कर रखा है उसमें कमी आएगी। दूसरा जो ऑप्शन है वो देखिए, टीएलटीआरओ के तहत बैंकों को 50,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। अब आपको पता है कि टीएलटीआरओ क्या होता है। अगला जो ऑप्शन है, सभी बैंकों को रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रदान की गई है, आपको पता होगा ये क्या होता है। अगला जो ऑप्शन है, वेज एंड मींस एडवांसेस की लिमिट बढ़ा दी गई है। अब आपको चुनना है, देखिए स्टूडेंट, वह है कि असत्य कथन कौन सा है। और यह प्रश्न बहुत शानदार है, कॉन्सेप्चुअल भी है और बहुत कठिन भी है अगर आपने वीडियो को थोड़ा सा भी कम ध्यान से देखा हो। तो इसमें जो गलत कथन है और जो हमें चुनना है, हमारा आंसर होगा वह है सी, सभी बैंकों को रीफाइनेंस की सुविधा नहीं दी गई है। आपको पता है कि जो आपका सिडबी है, जो आपके अन्य जो ऐसे संस्थान हैं जो कि क्या करते हैं कि जो एमएसएमई या छोटे या हम जैसे लोगों को लोन देते हैं उनको रीफाइनेंस की सुविधा दी गई है, ना कि जो है कि सभी, अर्थात सिडबी, नाबार्ड जैसे छोटे जो लोगों को पैसा प्रदान करते हैं, छोटे मोटे ग्राहकों को, हमारे आपके जैसे लोगों को, उनको दी गई है, ना कि सभी बैंकों। सभी बैंकों को हम कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसमें हाउसिंग बैंकिंग भी शामिल हो जा रहे हैं, इसमें अनुसूचित बैंक भी शामिल हो जा रहे हैं, वाणिज्यिक, अर्थात जो भी आप बैंक की क्राइटेरिया देखते हो सभी शामिल हो जा रहे हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो हमारा आंसर होगा सी। आप समझ पा रहे होंगे। देखिए व्याख्या करने में समय खर्च हो रहा, तो मैं आगे जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा मैं व्याख्या कम करता चला जाऊंगा। अब है एक है वही जो टीएलटीआरओ जो आपने सुना था उसके संदर्भ में, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट का चयन कीजिए। अब पहले विचार करना है फिर कूट का चयन करना है, कीजिए विचार। कथन एक है कि यह वह प्रक्रिया है, किसके संदर्भ में किया जा रहा है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के संदर्भ में किया, कि यह वह प्रक्रिया है जिस पर आरबीआई बैंकों को लंबे समय के लिए ऋण प्रदान करती है, होता होगा। दूसरा कथन है सामान्यतः इसके तहत 1 और 3 वर्ष के लिए ऋण दिया जाता है, 1 से लेकर 3 वर्ष के लिए ऋण दिया जाता है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है लेकिन आगे से हम इसको बिल्कुल दूर कर लेंगे। कथन 3 है, इसका उपयोग हमेशा शर्तों के अधीन ही करना होता है। अब आपको क्या करना है, असत्य कथन का चयन करना है। तो अब देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन देख लीजिए। अगर आपने ऑप्शन देख लिया तो अब मैं थोड़ा सा फिर से आपको प्रश्न दिखाता हूं और इन प्रश्नों को कथन को देखिए। तो सबसे पहले जब मैं प्रश्न देख रहा हूं तो आप कथनों को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद अपने आप डिसाइड कर लीजिए कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए आपको क्या है, आपने डिसाइड कर लिया होगा कि इसमें जो है कि कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए असत्य जो कथन है वह सिर्फ
और सिर्फ तीसरा है कि इसका उपयोग हमेशा शर्तों के अधीन ही करना होता है। ऐसा नहीं है। इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में जब आरबीआई ने इसके तहत 50,000 करोड़ रुपए की देने की घोषणा अभी बैंकों को की है, तो बैंकों से कहा है कि जैसे हमने पहले आपको पैसा दिया था और उसका पैसा आपने प्रयोग जो है कि जो बड़े बड़े जो पब्लिक सेक्टर्स की कंपनियां हैं उसके आपने जो है कि शेयर खरीदने कर लिए थे, वैसे अब नहीं करना है। अर्थात कहीं ना कहीं इससे यह पता चलता है कि पहले जो पैसे दिए जाते थे आरबीआई बैंकों को तरलता बढ़ाने के लिए देता था, लेकिन वह उसका यूज उन्हीं शर्तों के अधीन करेंगे जो आरबीआई चाहता है, ऐसी कोई शर्त नहीं देता था। लेकिन अभी जब आरबीआई ने इसके तहत जो है कि आपका टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के तहत 50,000 करोड़ रुपए देने की बात की है, तो कह दिया है कि यह पैसा किसको जाएगा? यह पैसा दिया जाएगा उन लोगों को जिनको सामान्यतः ऋण नहीं मिल पाता है या ऋण लेने में कठिनाई होती है, या हमारे आपके जैसे निचले तबके के जो लोग हैं उनको। अब मैं आपको भी निचला तबका कह रहा हूं तो मैं अपने आप को भी कह रहा हूं, इसलिए ईगोपन बात को मत लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। रुपए के कमजोर होने के संदर्भ में अब असत्य कथन का क्या करिए, आप चयन कीजिए। तो ऊपर वाले का आंसर भी आपने देख ही लिया होगा, मैंने आपको बता दिया कि क्या है, केवल आपका जो आंसर होगा डी है। अब रुपए के जो है कि कमजोर होने के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए स्टूडेंट, मेरे पास स्क्रीन थोड़ा सा छोटा है, घर से मैं काम कर रहा हूं, तो मेरी लिमिटेशन आप समझ सकते हैं। फिर भी मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न जो मैं बोल रहा हूं आपकी स्क्रीन पर आए। अदरवाइज आपसे गुजारिश है, थोड़ा सा भी क्या है टेक्निकल दिक्कत अगर आती है तो आप जो मैं बोल रहा हूं उस पर थोड़ा सुनने का फोकस कीजिए। अब देखिए, रुपए के कमजोर होने के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। वर्तमान समय में $1 की कीमत 76.80 रुपए है। अब आपको पता होगा इस समय बड़ी मात्रा में एफपीआई पैसा बाहर ले जा रहे हैं, इसके कारण यह ऐसा हो रहा है। अब मुझे नहीं पता एफपीआई क्या होते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है, हमारे शेयर बाजार में गिरावट के कारण ऐसा हो रहा है। चौथा ऑप्शन है, इसे रोकने के लिए आरबीआई ने 50,000 करोड़ डॉलर बाजार में डाले हैं। अब आपको क्या करना है, वर्तमान समय में जो रुपया कमजोर हो रहा है इसके संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो आपको पता है कि एक इस समय जो है कि $1 की कीमत 76 रुपये जो है कि 80 पैसे है, अर्थात लगभग 77 रुपये के है करीब है। ये बिल्कुल सही है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा शेयर बाजार बिल्कुल जो है कि डाउन जा रहा है, हमारे यहाँ से प्रोडक्शन कुछ हो नहीं रहा। तो हमारी कंपनियों में जो विदेश के लोगों ने पैसा लगाया था, इनको हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये जो इन्वेस्टर हैं ये क्या कर रहे हैं, अपना पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से आपका पहला और दूसरा कथन भी ठीक है। और चूंकि शेयर बाजार में गिरावट से संबंधित तीसरा हमारा कथन है, अर्थात ऑप्शन सी है, तो वो भी सही है। इसलिए हमारा जो गलत हमें कथन चुनना था वह कौन सा है, डी है। अर्थात इससे रोकने के लिए अभी आरबीआई ने 50,000 करोड़ डॉलर बाजार में नहीं डाले हैं। कई प्रकार की जो है कि प्रक्रिया विचाराधीन है, लेकिन देखना होगा कि आरबीआई कौन सा कदम उठाता है। अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं आई है। आगे बढ़ते हैं, और वह है निवेश के संदर्भ में कथनों का सही परीक्षण आपको करना। यह जो प्रश्न है यह बहुत ही ज़्यादा कठिन है, और साथ ही साथ आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर आप यह प्रश्न बना लेंगे तो मान के चलिएगा इकोनॉमी पर आपकी अच्छी खासी पकड़। पहला जो कथन है, एफपीआई इनफ्लो से ग्रीन एफडीआई बढ़ती है। अब आपको पता होगा कि एफपीआई इनफ्लो क्या होता है और इससे ग्रीन एफडीआई बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। एफडीआई की प्रकृति एफपीआई से ज़्यादा स्थायी होती है। अब आपको पता होगा एफपीआई के अंतर्गत 10 से 20% तक ही शेयर या हिस्सेदारी खरीदी जा सकती है। अब आपको क्या करना है, सत्य कथन या कथनों का आपको चयन करना है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन भी है, प्रश्न भी अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप मुझे बता दीजिए।
आई होप आपने जो है कि इसको सॉल्व कर लिया होगा और सही आंसर डिसाइड कर लिया होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सत्य कथन चुनना। तो एक एक कथन करके हम विचार करते हैं। एफपीआई इनफ्लो से ग्रीन एफडीआई बढ़ती है, गलत है। देखिए एफडीआई अलग होता है और एफपीआई अलग होता है। एफडीआई का मतलब होता है कि जब कोई बाहरी व्यक्ति हमारे यहाँ 10% से अधिक हिस्सेदारी करे, वह अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आए और यहाँ पर कोई नई कंपनी बनाए जो अभी नहीं बनी है, एक नया सेटअप खड़ा करे, इसको बोलते हैं ग्रीन एफडीआई। तो एफपीआई इनफ्लो से ग्रीन एफडीआई बढ़ता है, गलत हो गया। दूसरा है एफडीआई की प्रकृति एफपीआई से ज़्यादा स्थायी होती है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि एफडीआई, अब मान लीजिए कि मैं ही कोई बाहरी व्यक्ति हूँ, मान लीजिए इस समय मैं अमेरिका का व्यक्ति हूँ, इंडिया में लाकर कोई कंपनी बनाऊँ और मुझे लगा कंपनी को जो है कि अब घाटा हो रहा, तो क्या मैं रातों रात कंपनी को लेकर जा सकता हूँ? नहीं ले जा सकता। टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, मैनेजमेंट है, बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्थायी मानी जाती है, अर्थात इसका जो है कि आउटफ्लो तेजी से नहीं होता। ये कथन दोस्त सही है। अब तीसरा जो कथन है, एफपीआई के अंतर्गत 10 से 20% तक जो है कि हिस्सेदारी खरीदी जा सकती है, ये गलत है। 10% से कम हिस्सेदारी खरीदी जा सकती है। तो आपको चुनना है केवल सत्य कथन। तो आंसर है आपका डी, केवल दूसरा जो कथन है वही क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड के संदर्भ में अब जो है कि असत्य कथन का आपको क्या करना है, चयन करना है। यह सरकार और उसके संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है, आपको पता होगा। यह एक दीर्घकालिक ऋण पत्र होता है जिस पर उसका फेस वैल्यू अंकित होता है। अब मुझे क्या पता है क्या होता है। अगला जो है ऑप्शन है, बॉन्ड्स का कूपन रेट डिवेंचर से ज़्यादा होता है। अब मुझे ये भी नहीं पता है डिवेंचर क्या आ गया। अगला ऑप्शन जो है, हाल ही में आरबीआई द्वारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को अप्रैल से सितंबर तक 6 बार जारी करने की घोषणा की गई है। अब आपको बताना है कि बॉन्ड्स के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। तो अगर आपने इसका आंसर डिसाइड कर लिया है सी, अर्थात बॉन्ड्स का कूपन रेट डिवेंचर से ज्यादा होता है, तो यह कथन क्या है, गलत है, अर्थात असत्य कथन है और यही क्या है आपका आंसर। पता है कूपन रेट से तात्पर्य उस रेट से होता है जो समांतर इंटरेस्ट देते हैं। जैसे एक बॉन्ड जो धारक जो बॉन्ड खरीदता है उससे कहा जाता है कि आपको हम इतना % इंटरेस्ट देंगे, तो जो इंटरेस्ट रेट होता है ना उसी को बोलते हैं कूपन रेट। और बॉन्ड्स का क्या होता है, कूपन रेट कम होता है, डिबेंचर का ज्यादा होता है। डिबेंचर किसके द्वारा जारी किया जाता है, जो है कि प्राइवेट कंपनियों, और प्राइवेट कंपनियों का जो लायबिलिटी है या जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं सरकार से कम होता है। इसके वजह से भरोसा कम है, इसलिए वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट ज्यादा पे करते हैं। सरकार के पास भरोसा ज्यादा है, इसलिए लोग समझते हैं कि यहाँ पे पैसा तो नहीं डूबेगा, भले ही हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट कम मिलेगा, इसलिए लोग पैसा क्या लगाते हैं, ज्यादा लगाते हैं। आई होप आपने जो है कि प्रश्न एंजॉय किया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो हमारा आंसर है वो हम देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ छोटे छोटे प्रश्नों पर भी मैं बात करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रश्न टफ हो रहा है। आप परेशान मत होइएगा, बस क्वेश्चन को बहुत शांत तरीके से बहुत कूल होकर सॉल्व करने का प्रयास करिए। अगर प्रश्न गलत भी हो रहे हैं तो भी पेशेंस मत खोइए। इसका मतलब ये है सिर्फ जब डेली करंट अफेयर्स के आप वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए, हाल ही में समाचारों में शब्द होम क्वारंटीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अब आपको विचार करना है। भारत में होम क्वारंटीन के नियमों का पालन करने वाले घरों की संख्या मात्र 50% है। अर्थात जो होम क्वारंटीन के जो नियम बनाए गए हैं वो फुलफिल करने वाले जो हमारे घरों की संख्या वो कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना है। क्या 50% है? इन्होंने पहला कथन दिया। दूसरा, मुंबई महाराष्ट्र का धारावी क्षेत्र होम क्वारंटीन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्रों में से एक है। अब आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है यह आपको डिसाइड करना है। सही नहीं है यह आपको डिसाइड करना है। आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। तो कौन से सही नहीं है? दोनों सही नहीं है। अब प्रश्न आएगा दोनों कैसे? तो देखिए, भारत में होम क्वारंटीन के नियमों का पालन करने वाले घरों की संख्या मात्र और मात्र 15% है।
15% है, ना कि 50%। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो होम क्वारंटीन के नियम है वह उनका पालन करने वाली संख्या के घरों की संख्या चूंकि भारत में कम है, इसीलिए कहा जा रहा है कि होम क्वारंटीन करके हम कोरोना से कितने लंबे समय तक लड़ पाएंगे, ये हमारी चुनौती। और दूसरा, धारावी क्षेत्र होम क्वारंटीन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र नहीं है, ये हमको पता है। वह क्या है? स्लम एरिया है। तो इसलिए कौन से कथन सही नहीं है? तो 1 और 2 दोनों कथन हमारे सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICC जो है किस संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ICC की स्थापना स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किया गया था और आपको पता होगा इसका प्रयोग कोविड-19 से निपटने के लिए वॉर रूम के रूप में हो रहा है। अब आपको उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं यह आपको बताना है। तो इसका भी आंसर है क्या है? आपका C, 1 और दोनों। अर्थात ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। और कैसे सही है? वह इस तरह से सही है क्योंकि जो हमारा स्मार्ट सिटी मिशन बनाया गया था उसको क्रियान्वित करने के लिए हर जिले में क्या किया गया था? जो स्मार्ट सिटी के तहत जो जिले चयनित किए थे उसमें एक सेंटर बनाया गया था जहां से पूरा स्मार्ट सिटी की कार्य की प्रगति को हम मॉनिटर कर सकें और उसका अभी वर्तमान समय में कोरोना से निपटने के लिए अर्थात शहर में कोरोना की कंडीशन क्या है, उसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास डेटा आ रहे हैं, इस सभी प्रोसेसिंग कहां से हो रही है? इसी ICC से हो रही है और इसको हम वॉर रूम के रूप में यूज कर रहे हैं। और वॉर किसके अगेंस्ट में? कोरोना के अगेंस्ट में। अगला प्रश्न वो भी ICC से है। यह का संबंध निम्नलिखित में से किससे? स्वाभाविक मैं व्याख्या कर चुका हूं, तो आपका आंसर होगा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। तो इसका संबंध इससे है। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, कोविड-19 से संबंधित भीलवाड़ा मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मॉडल कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए भीलवाड़ा प्रशासन द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। अब आपको पता होगा भीलवाड़ा राजस्थान के उत्तरी भाग में हरियाणा राज्य से संलग्न एक जिला है। अब आपको इसमें से कथन चुनना है कि कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है, ये आपको बताना है। आपने आंसर डिसाइड भी कर लिया होगा। तो आपको पता है इसका जो आंसर है वह केवल एक सही है क्योंकि भीलवाड़ा जो राजस्थान का एक जिला है वो आपको पता है जयपुर से पास में ही है और बिल्कुल वह उत्तर में नहीं है। तो इस तरह से यह जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जा रहा है, इसलिए आंसर आपका एक सही होगा। देखिए जहां पर प्रश्नों की व्याख्या करने की ज़्यादा जरूरत होगी मैं करूंगा। अब सिंपल प्रश्न जो आ रहे हैं उसमें तो नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी को अपनाया गया है? तो आपका आंसर बहुत ईजी है, यह है केरला। आपको पता है केरला पहला राज्य था जिसने इसके लिए अप्रोच किया और इसको जो है कि ICMR की अनुमति भी मिले। आगे बढ़ते हैं और केरला के से ही सबक लेते हुए दिल्ली ने इस मॉडल को फिर बाद में अपनाया है। निम्नलिखित कथनों पर फिर आपको विचार करना है। भारत में कोरोना वायरस का पहला जो मामला आया था वह महाराष्ट्र में 30 जनवरी को दर्ज किया गया था। आपको पता होगा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा सबसे पहले अर्थात 4 फरवरी को इस बीमारी को राज्य आपदा के रूप में घोषित किया गया। अब उसमें से आपको यह बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है, ये आपको बताना है। अर्थात सही कथनों का आपको चयन करना है। कहीं ना कहीं अगर आपने मैंने जब आपको केरला का मॉडल आपको बनाया था कोविड-19 का, उस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि स्टार्टिंग के जो कोरोना के केसेस आए थे वो केरला में ही आए थे। तो पहला स्टेटमेंट इससे क्या हो गया? गलत हो गया। और मैंने ये भी बताया था कि जब यहाँ पर पहला केस आया उससे पहले ही यहाँ पर केरल ने चीन से सबक लेते हुए अपना कोविड-19 को मॉडल बना लिया था और इसके वजह से इसको राज्य आपदा पहले से घोषित कर दिया गया था। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? वह केवल कथन आपका आंसर होगा बी, केवल दूसरा कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किनके उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग किया जा सकता है? यह प्रश्न काफी शानदार है। पहला है कोरोना वायरस, दूसरा है H1N1 इन्फ्लुएंजा, तीसरा है मर्स CoV और चौथा है
उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वह डी है। आपको मैंने बताया था कि जो कोरोना वायरस के संदर्भ में हम प्लाज्मा थेरेपी को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पहले भी इन बीमारियों के इसलिए इस बीमारी जो इस थेरेपी का यूज कर चुके हैं। इसके वजह से वहाँ पे जो हमें पॉजिटिव जो है कि रिजल्ट मिला था उसी से सीख लेते हुए हमने यह कदम उठाया। आगे बढ़ते हैं कि प्लाज्मा मानव शरीर में प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है और वह कहाँ है, ब्लड में पाया जाता है। फिर भी लेकिन अगर यह पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा प्रश्न है। रक्त अर्थात ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, अब आपको कोड का चयन करना है। इसमें आपको लाल रक्त कोशिका मिलती है, श्वेत रक्त कोशिका मिलती है, प्लेटलेट्स मिलता है, प्लाज्मा मिलता है। तो अगर आपको सही कोड का चयन करना हो और कौन कौन से हैं तो देखिए आपकी स्क्रीन पर है। मैं इसलिए थोड़ा सा रोक दे रहा हूं जिससे अगर थोड़ा सा वॉइस आगे पीछे कई बार 10 से 15 सेकंड का अंतर आ जाता है तो उसमें दिक्कत ना आए, तो आप देख लीजिए। अब आपने देख लिया होगा आंसर। तो ब्लड में जो है कि क्या क्या पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सभी कुछ पाया जाता है। प्लाज्मा भी पाया जाता है, प्लेटलेट्स भी पाया जाता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी भी पाया जाता है। आंसर क्या है, डी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर वह है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और यह जो आपको वीडियो मैंने दिया था कि चीन ने जो है कि क्या किया, एचडीएफसी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, उससे रिलेटेड है। इसकी स्थापना अर्थात आपकी एचडीएफसी की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी, आपको पता होगा। यह भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो अब आपको क्या करना है, कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। आई होप आपने जो है कि डिसाइड भी कर लिया होगा। केवल इसका दूसरा कथन क्या है, सही है, क्योंकि इसकी स्थापना वर्ष 2000 में नहीं हुई थी बल्कि इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। और एचडीएफसी, यह ध्यान दीजिएगा, जिसमें चीन ने हिस्सेदारी की थी वो बैंक नहीं था, एचडीएफसी ग्रुप का ही एक भाग है, उसमें हुई थी। आगे बढ़ते हैं। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जिसको पीबीओसी के नाम से जानते हैं, चीन का केंद्रीय बैंक, अब आपको पता होगा। पीबीओसी फाइनेंशियल एसेट्स होल्डिंग के मामले में विगत 5 वर्ष से विश्व में सबसे बड़ा बैंक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, ये बिल्कुल सही बात है, चीन का केंद्रीय बैंक है जैसे हमारे यहाँ का जो है कि आरबीआई। लेकिन यह जो फाइनेंशियल एसेट्स होल्डिंग के मामले में विगत 5 वर्ष से सबसे बड़ा बैंक नहीं है बल्कि 2017 से सबसे बड़ा बैंक है, जिस अर्थात इसको भी 5 वर्ष पूरा नहीं हुआ है। तो आपका सही कथन नहीं है वह जो है कि कौन सा होगा, केवल 2। और सही कथन क्या है आपका, पहला ही सिर्फ है। तो असत्य कथन ही हमें सिर्फ चुनना है, वह केवल आपका आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। रूसियन पॉपुलर निम्न में से किसे संदर्भित करता है, अर्थात ये किससे संबंधित है। तो रूसियन जो पॉपुलर है वह क्या है ये आपको बताना है। तो इसका तो बहुत ही प्रश्न सिंपल है, यह क्या है, वृक्ष की एक प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं और वह है ओपेक से संबंध। ओपेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अब आपको विचार करना है। अब क्या है पहला कथन, यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा जैसे गैस, तेल, कोयला उत्पादन करने वाले राष्ट्रों का समूह, आपको पता हो। वर्तमान में इसके कुल जो है कि 31 देश हैं, सदस्य देश हैं। अब आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है यह आपको बताना है। जैसा कि आपके पास ऑप्शन है कि आप बताइए कि कौन सा सही है। आप ऑप्शन जितने भी हैं आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आई होप आपने ओपेक की तैयारी ठीक से की होगी और आपने डिसाइड भी कर लिया होगा। तो अगर आपने इसका आंसर डिसाइड किया है डी तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि यह जो ओपेक कंट्री है यह कोयला के उत्पादन करने वाले राष्ट्रों का समूह नहीं है। समानतः तेल के उत्पादन करने वाले 2 देश हैं उनको इसके अंतर्गत रखा गया है, अर्थात जो अपने आप शामिल हुए हैं। और इसके सदस्य देशों की संख्या 31 ना होकर कितना है, 13, अर्थात डेटा को क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। तो कौन से सही है, ना तो 1 और ना ही 2, अर्थात आंसर होगा डी।
आगे बढ़ते हैं और ओपेक प्लस में शामिल देश हैं। अब आपको यह बताना है कि ओपेक में शामिल देश कौन कौन से हैं। ऑप्शन है भारत, बहरीन, रूस, दक्षिणी सूडान, मलेशिया। और पहले तो ये प्रश्न आप देख लीजिए, मैं इसलिए थोड़ा सा रोक दे रहा हूँ, पता नहीं जो कि जब एडिट होगा वीडियो तो उसमें क्या ये आता है कि नहीं, चूँकि आपने कई बार बताया कि कई बार वॉइस आगे पीछे होता है। तो आपने अब ऑप्शन देख लिया, अब देखिए कोड आप देख लीजिए और आपको सही कोड का चयन करना है। प्रश्न काफ़ी टफ है क्योंकि आपको सभी देशों के विषय में जब तक एग्जैक्ट जानकारी नहीं होगी तब तक आप नहीं बता पाएंगे। तो भारत इसमें जो है कि आपको पता है इसमें शामिल नहीं है। तो भारत कौन सा है आपका ऑप्शन में क्या है, एक। तो देखिए एक किसमें शामिल नहीं है, वह ऑप्शन क्या है 2, 3, 4, 5। अर्थात अगर हम 2 से लेकर 5 तक जितने देश हैं सभी इसमें शामिल हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी, चूंकि भारत जो है कि ओपेक प्लस का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं और हमें बात करना है सार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों का एक अंतर सरकारी संगठन है, आपको पता होगा। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है, आपको पता होगा। इसकी सरकारी भाषा हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट आपको पता है इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसका जो सरकारी भाषा है वो हिंदी अंग्रेजी दोनों नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी है। तो स्टेटमेंट 3 गलत हो गया। और इसमें लिखा है दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों का, जी नहीं, ये दक्षिण एशिया के राष्ट्रों का अंतर सरकारी संगठन है। इसलिए हमारा आंसर क्या है होगा जो है कि क्या केवल जो सही स्टेटमेंट अगर हमें चुनना होता तो काठमांडू होता। लेकिन इसमें पूछा है कि कौन से सही नहीं है, तो आंसर क्या होगा, पहला और तीसरा सही नहीं है, अर्थात आंसर होगा हमारा डी। आगे बढ़ते हैं और वह है सनराइज मिशन के संदर्भ में के निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह नासा तथा इसरो का संयुक्त प्रयास से वर्ष 2021 में प्रक्षेपित किया जाने वाला मिशन का नाम है, आपको पता होगा। यह मिशन सौर तूफान की संपूर्ण क्रियाविधि के लिए बनाया गया है। अब आपको इसको देखिए, इसका पूरा जो नाम ही वो क्या है, सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। तो अब देखिए यह सिर्फ और सिर्फ नासा का है तो इसरो का नाम जुड़ गया, तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे भी गलत हो गया। और यह जो होना है वो जुलाई 2023 में इसको प्रक्षेपित किया जाएगा, वर्ष 2021 लिखा है। तो इन दो सूचनाओं के आधार पर पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और यह दूसरा जो स्टेटमेंट है यह सौर मिशन, यह मिशन जो है सौर तूफान की संपूर्ण क्रियाविधि के अध्ययन के लिए बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या होगा बी, केवल 2। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, थोड़ा तेजी से बढ़ते हैं, समय फिर ज्यादा हो जाएगा। सौर तूफान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होने से निकलने वाली ऊर्जा का ही एक रूप सौर तूफान है, आपको पता होगा। सौर तूफान में उपस्थित एटॉमिक पार्टिकल्स अंतरिक्ष मिशन के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। अब आपको पता होगा लाभकारी होते हैं नहीं होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, तो मैं आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, आंसर होगा केवल एक। क्योंकि ये जो एटॉमिक पार्टिकल्स निकलते हैं सोलर स्टॉर्म में, यह क्या करते हैं, काफ़ी घातक होते हैं। इनसे जितना भी हमारा इलेक्ट्रोमीटर या इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज़ें हैं, व्हीकल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, सब प्रभावित होते हैं। क्योंकि यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करते हैं जिसके वजह से हमारे स्पेस मिशन को बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न होती है। इसके कारण इसको क्या किया गया, यह गलत माना गया। तो कुल मिलाकर आपका स्टेटमेंट दूसरा गलत है, सही कौन सा है, केवल एक। आगे बढ़ते हैं और कैरिंगटन इवेंट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, अब ये आपको बताना है। तो यह है आपका अंतरिक्ष से, सोलर स्टॉर्म से, चंद्रमा से, या फिर जो है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से। तो इसका जो आंसर है वह है सोलर स्टॉर्म। अर्थात जो कैरिंगटन इवेंट तो एक वैज्ञानिक के नाम पर इनका, जिन्होंने सबसे पहले सोलर स्टॉर्म का वैज्ञानिक अध्ययन किया था, उसकी क्रियाविधि को देखा था, और उन्हीं के नाम पर इसको क्या है कैरिंगटन इवेंट क्रिएट किया गया। यह इवेंट यह बताता है कि अगर भविष्य में हम कभी हमारे यहाँ बहुत बड़ा सोलर स्टॉर्म हमारी पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आता है तो क्या क्या कंडीशन होगी, तो इससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। आर्टेमिस मिशन संबंधित है किससे, तो ये नासा से संबंधित है, इसका आंसर होगा ये। अब मैं प्रश्न की थोड़ा सा तेजी से कर रहा हूं। हाल ही में किस हिमालय राज्य द्वारा GEP अर्थात ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट के लिए कमेटी का गठन किया गया है, आंसर है
बी उत्तराखंड। अब देखिए जीईपी क्या है, हमारा लास्ट प्रश्न है, आपको बताना है। तो यह इसका जो आंसर है वह है ए, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण और पारिस्थितिकी में होने वाले नुकसान और लाभ की यह क्या करता है, गणना करता है। तो यह क्या है, जीईपी है। अच्छा देख लेते हैं, कुछ और प्रश्न है हमारे पास। ताइवान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताइवान का आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, आपको डिसाइड करना है। इसकी भौगोलिक स्थिति चीन के दक्षिण पूर्व में है। आई होप आपने इसको डिसाइड कर लिया होगा। तो देखिए ताइवान का आधिकारिक नाम जो है कि रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ना कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, और वह है कि वो भी ताइवान से ही संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ताइवान में सर्वाधिक जनसंख्या बौद्ध धर्म के मानने वालों की है, आपको पता है, बिल्कुल सही ये स्टेटमेंट है। दूसरा है ताइवान के उत्तर पश्चिम में जापान और फिलीपींस स्थित हैं, यह गलत है क्योंकि फिलीपींस दक्षिण में है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा केवल एक। आगे बढ़ते हैं, और वह प्रश्न जो है, हाल ही में समाचारों में रहा सह्याद्री मेघा क्या है, आपको पता है इसका आंसर होगा सी, ये चावल की क्या है, एक प्रजाति है जो अभी विकसित की गई है। और सह्याद्री मेघा से संबंधित अगला भी प्रश्न है कि सह्याद्री मेघा लाल चावल की एक प्रजाति है। दूसरा स्टेटमेंट है सह्याद्री मेघा एक रोग प्रतिरोधी गेहूं की प्रजाति है। उपयुक्त में से आपको सही कथनों का चयन करना है, तो इसका आंसर होगा सी, अर्थात इसके दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। स्टूडेंट, समय का अभाव होने के कारण हम इतने ही प्रश्नों पर बात करते हैं। ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, और जो भी आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखते हैं सही से देखिए, केयरफुल होकर देखिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।